गुड इवनिंग एवरीवन। और आज जो है हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं ज्योग्राफी के, स्पेशली आरएस के नहीं हैं ये पेपर्स बट दूसरे एग्जाम्स के हैं। बट इससे हमें एक थोड़ा बेसिक आइडिया मिल जाता है कि क्या क्या क्वेश्चंस और आ सकते हैं ज्योग्राफी वाले सिलेबस में। तो इसीलिए आज हम कुछ एक पेपर्स को डिस्कस करेंगे जिनमें इंडियन ज्योग्राफी का कुछ सेक्शन आया हुआ है, पहले पूछा गया है, ताकि आपके आंसर्स की प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी सी और आप 4 ऑप्शंस में से क्लोजेस्ट ऑप्शन जो होता है उस तक पहुंचने की आप प्रैक्टिस कर पाएं। तो इस तरह के सेशन आगे भी हम आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आप लोगों से कंटिन्यू आपका रिवीजन भी चलता रहे और वापस आप रिकॉल कर पाओ, स्पेशली वो सब्जेक्ट्स जो आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अब देखिए आज के पेपर डिस्कशन में सबसे पहले जो हम पेपर लेंगे वो है ACF FRO, मतलब फॉरेस्ट सर्विसेज का, फॉरेस्ट ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ अभी रिसेंटली। ये एग्जाम हुआ था अभी 2 फरवरी को हुआ, फरवरी में हुआ, 18 फरवरी में 2021 में ही हुआ है ये एग्जाम। इसीलिए जो रीसेंट RPSC क्वेश्चंस बना रही है या किस तरह का ट्रेंड चल रहा है इंडियन ज्योग्राफी में स्पेशली, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है दाफला और मिरी पहाड़ियां जो हैं वो कहाँ पर स्थित हैं। तो ये आपको ऑलरेडी आता है कि दाफला और मिरी पहाड़ियां जो हैं ये मुख्यतः स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। और ये अरुणाचल प्रदेश हमने जब फिजियोग्राफिक डिविजन्स किए थे इंडिया के भौतिक प्रदेश, तब हमने डिस्कस किया ही था। अब ये देखिए, ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की, उत्तर पूर्वी भारत का मैप है। इसमें ये अरुणाचल प्रदेश है। दाफला, मिसमी, मिरी, अबोर, ये सारी पहाड़ियां आपको इसमें दिख रही होगी। दाफला, मिरी, अबोर और मिसमी, ये आप एटलस में देखिएगा, ये आपको मिल जाएंगी। अभी इसमें तो ये दाफला और मिरी कहाँ स्थित हैं, कौन से राज्य में स्थित हैं, ये पूछा गया है। बट हो सकता है आगे एग्जाम्स में सीक्वेंस पूछ लें, पश्चिम से पूर्व की ओर सीक्वेंस बताइए, उत्तर से दक्षिण की ओर सीक्वेंस बताइए। तो इस तरह से आप सीक्वेंस जो है उसको भी याद रखिए ताकि कोई सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप कर पाए। सबसे पश्चिम में है दाफला, उसके थोड़ा ऊपर मिरी है, फिर अबोर है और सबसे अंत में उत्तर पूर्वी भाग में नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है मिसमी पहाड़ियां। तो इनका सीक्वेंस भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से किसने भारतीय मॉनसून व तिब्बतीय पठार के बीच संबंध स्थापित किया। आपको पता है तिब्बत का पठार और मॉनसून के बीच में संबंध स्थापित किया है पी कोटेश्वरम ने, और ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जब हमने मॉनसून का चैप्टर किया था तब मैंने आपको बताया था। तो पी कोटेश्वरम ने तिब्बत के पठार का मॉनसून के साथ सकारात्मक प्रभाव बताया है। और पूर्वा जेट स्ट्रीम जो होती है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, वो तिब्बत के पठार से ही उठकर आने वाली वायु के कारण बनती है। तो ये सब हम पहले मॉनसून वाले चैप्टर में कर चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में काल बैसाखी वर्षा की सर्वाधिक घटित होने की अवधि कौन सी है। अब काल बैसाखी, इसमें मैंने आपको जब करवाया था ये वाला चैप्टर, तब मैंने आपको बताया था बैसाख का काल है ये, कैलामिटी ऑफ बैसाख। तो आपको मेनली फोकस करना है कि बैसाख कब होता है। चैत्र के बाद वैसाख का महीना आता है। तो ये जो वैसाख का महीना है अप्रैल मिड से मई मिड तक रहता है। तो इसमें जो आंसर होना चाहिए है वो होना चाहिए अप्रैल मध्य और मध्य मई, क्योंकि आपको पता है हिंदी कैलेंडर चैत्र से शुरू होता है, चैत्र नवरात्रा से, और चैत्र नवरात्रा जो है मार्च के एंडिंग फेज में लगभग आते हैं और अप्रैल के स्टार्टिंग बिगनिंग फेज तक रहते हैं। तो चैत्र के बाद जो बैसाख का महीना होगा वो अप्रैल और मई में होगा। तो ये काल बैसाखी जी की जो वर्षा है ये अप्रैल और मई के बीच में होती है लगभग। और यही जो है ये चीज NCERT में भी दे रखी है, ये महीने एज इट इज, किसी को अगर कोई कंफ्यूजन होता हो तो। वैसे होना नहीं चाहिए, बहुत सिंपल चीज है, सिंपल क्वेश्चन है। अब NCERT में जो बेसिक चीज दे रखी है वो क्या है, तो देखिए इसमें काल बैसाखी का पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है और उसमें बताया गया है अप्रैल और मई का महीना जो है उस दौरान काल बैसाखी वाली वर्षा होती है। असम में इसको बारदोली छीड़ा कहा जाता है। और ये जो वर्षा है ये लाभदायक है चाय के लिए, पटसन के लिए और राइस कल्टीवेशन के लिए, चावल की खेती के लिए। अब देखिए थंडरस्टॉर्म है, जो शाम के समय तक वज्र तूफान जो आता है उसी को काल बैसाखी कहते हैं। ये मैप मैंने आपको पहले भी करवाया था। इस तरफ जहां भारत के पश्चिमी तट की तरफ अप्रैल मई में मॉनसून पूर्व वर्षा आती है, प्री मॉनसून रेनफॉल, उसी दौरान यहाँ असम में और पश्चिम बंगाल में प्रभाव रहता है काल बैसाखी का, जिसे बारदोली छीरा भी कहते हैं। इसको नॉर्वेस्टर भी कहा जाता है, आपको याद होगा मैंने आपको करवाया था। तो नॉर्वेस्टर भी अगर टर्म आए तो आपको रिलेट करना है उसको काल बैसाखी से। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन से पठार प्रायद्वीपीय प्रदेश के में अवस्थित हैं। विच ऑफ द प्लेटो,
आर पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो रीजन। इसमें ये नहीं पूछा है कि प्रायद्वीपीय पठार के कौन से भाग है, इसमें पूछा है पूरे प्रदेश में, पूरे रीजन में कौन कौन से प्लेटो इंक्लूडेड है। तो आपको पता है हमने किया भी था, प्लस एनसीईआरटीज में भी लिखा हुआ है। एनसीईआरटी जो है क्लास 11th की देखें चाहे क्लास 9th की देखें, इन एनसीईआरटीज में क्लियरली बताया गया है कि बुंदेलखंड पठार है पठारी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग, मेघालय पठार भी है, मालवा पठार भी है, दक्कन का पठार भी है, लद्दाख का पठार नहीं है। तो लद्दाख का पठार इस ऑप्शन में, फर्स्ट वाले में, ये ऑप्शन नहीं होगा। आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ABCD। कई जगह कुछ लोगों को इससे रिलेटेड कंफ्यूजन रहा है और कई लोगों ने मेघालय पठार को इसका पार्ट नहीं माना है। तो अगर आपको वो कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन क्लियर होने के लिए आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एनसीईआरटी में जब दे रखा है कि मेघालय पठार जो है वो पठारी प्रदेश का ही विस्तार है, तो वो आपको मानना है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा ABCD। तो इस प्लेटो रीजन का पार्ट है और ये लद्दाख का पठार जो है ये इस प्लेटो रीजन का पार्ट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शोला फॉरेस्ट आर, शोला वन क्या है? तो शोला वन की अगर बात करें, क्या ये आर्द्र शीतोष्ण वन है, क्या ये अल्पाइन वन है, क्या ये ज्वारीय वन है, क्या ये उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन है? तो ये जो है अल्पाइन वन इनको नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको याद होगा अल्पाइन तो होते हैं जहां पर घास उगती है, घास के मैदान होते हैं, जहां पे लाइकेन, मूस जैसी बहुत छोटी छोटी झाड़ियां और इस तरह के पेड़ पौधे विकसित होते हैं। वो हिमालय वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा ऊंचाई पर ही हमें अल्पाइन चीजें या अल्पाइन वनस्पति देखने को मिलती है। अगर हम शोला वन की बात करें तो शोला वन क्या है? ये लगभग 1500 मीटर से ऊपर जो भाग है प्रायद्वीपीय भारत में, वहां पर जो वन पाए जाते हैं पर्वतों पर, तो पेनिनसुलर इंडिया में स्पेशली नीलगिरी पहाड़ियां, पश्चिमी घाट, वहां पर पहाड़ी क्षेत्र में 1500 मीटर के ऊपर जो वन है या घास आदि है उसको सम्मिलित रूप से कहा जाता है शोला वन। तो शोला वन अगर 1500 मीटर से ऊपर है तो वहां तक जाते जाते तापमान थोड़ा कम हो जाता होगा और टेम्परेचर कम होने के कारण वहां उष्ण कटिबंधीय वनस्पति नहीं पाई जाती। उस क्षेत्र में ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति है शोला वन। ज्वारीय वनस्पति है नहीं है वो, और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनस्पति भी नहीं है। इन सब की जगह अभी तो ये इसमें ऑप्शन है आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति, ये सबसे सही ऑप्शन है इसमें। अगर एग्जाम में दूसरे तरीके से पूछा जाए और लिखा जाए कि शोला वन जो है ये उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन है, तो वो सही होगा, क्योंकि जब आप पर्वतीय वन कह देते हो तो वो जस्टिफाई हो जाता है कि हाँ आप ऊंचे पर्वत पर, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ऊंचे पर्वत पर पाई जाने वाली वनस्पति को कह रहे हैं। तो इसको या तो हम आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति कहेंगे या वन कहेंगे, या दूसरा ऑप्शन हो सकता है इसको हम कह सकते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वनस्पति, ट्रॉपिकल माउंटेन वेजिटेशन इसको कहा जा सकता है, या फिर इसको कहा जा सकता है वेट टेम्परेट वेजिटेशन या फॉरेस्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली शोला फॉरेस्ट क्या है? वेट टेम्परेट फॉरेस्ट है। अब इसी चीज को मैं आपको दिखाती हूँ। ये तमिलनाडु में, कर्नाटक में और केरल का जो बॉर्डर रीजन है नीलगिरी पहाड़ियों वाला, वहाँ खास तौर पर ये शोला वन पाए जाते हैं। और ये जो शोला वन है इसमें ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट इंक्लूडेड होते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन जो है वो इसमें सम्मिलित होते हैं। हालांकि उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय क्षेत्रों के ऊपर जो वन पाए जाते हैं उसका स्पेसिफिक नाम जो है वो शोला रखा गया, और उसमें स्पेसिफिकली मेनली टेम्परेट जो है शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन जो है उनको शोला कहा जाता है। तो अगर ये ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट आ जाए, उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन, तो भी सही होगा, और अगर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन कहा जाए तो भी ये सही होगा। तो दोनों ऑप्शन आप करेक्ट मान सकते हो। अभी जो फिलहाल ऑप्शंस हैं उसमें वेट टेम्परेट फॉरेस्ट सही आंसर होगा। तो केवल उष्ण कटिबंधीय नहीं है, उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन है ये। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए शोला वन जो दक्षिण भारत में पाए जाते हैं, इनका महत्व भी आपसे पूछा जा सकता है 2-5 नंबर में मेंस के एग्जाम में।
तो अगर महत्व पूछा जाए तो आपको ये लिखना है कि जैव विविधता की दृष्टि से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से विभिन्न प्रकार की यहाँ पर पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। और जो चीजें आप इसमें लिख सकते हैं कि पर्वतों के ढाल वाला जो क्षेत्र है, स्लोप वाला रीजन, वहां पर सॉइल इरोजन को ये कम करता है, मृदा अपर्दन जो होता है उसको ये कम करते हैं शोला वन, वो भी आप लिख सकते हैं। उसके अलावा जो पर्वतीय क्षेत्रों में नदियां या धाराएं बहती हैं, उनके प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें एक निश्चित मार्ग प्रदान करने में भी इन वनों का योगदान है। तो शोला वन का महत्व पूछा जाए तो ये सारी चीजें आप उसमें लिख सकते हो। तो यहाँ जो लिखा हुआ वो रीड आउट कर देती हूँ। Though the Shola forest broadly belong to the tropical montane forest found in America, Africa, Asia, these are different and are also classified as southern wet temperate forest. तो इनको wet temperate forest के जैसे क्लासिफाई किया जाता है। अब देखिए इसके बाद शोला के बाद ये जो अगला क्वेश्चन है इसको देखते हैं। भारत के कौन से भाग में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में अगर देखें, ट्रांस गंगा मैदान नहीं होगा। ट्रांस गंगा मैदान है कहाँ पर? जो हमने किया था सिंधु अपवाह तंत्र और गंगा अपवाह तंत्र, उनके बीच वाला जो बेसिक एरिया है वहां पे ट्रांस गंगा प्लेन्स है, तो वो एरिया इतना ज्यादा बाढ़ संभावित नहीं है। दूसरा अगर देखें मध्य निचला गंगा का मैदान, मध्य निचला गंगा का मैदान में क्या आएगा? मिडिल गंगा, मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन्स। इसमें क्या आएगा? बेसिकली इसमें आएंगे बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य। और आपको पता है बिहार और पश्चिम बंगाल में काफी ज्यादा बाढ़ आती है। तो इनमें से सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो है वो मध्य और निचला गंगा का मैदान है, मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन्स है। इनमें पूर्वी तटीय मैदान की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा गंगा के मैदान में आती है, पूर्वी तटीय मैदान में इतनी ज्यादा नहीं आती जितनी गंगा के मैदान में आती है बाढ़। गुजरात का दक्षिण पश्चिम भाग, गुजरात के दक्षिण पश्चिम भाग में भी इस तरह की बहुत सीवियर बाढ़ की समस्या नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा मध्य एवं निचला गंगा मैदान होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें उससे पहले जो अभी बाढ़ के मैदान की मैं आपको बात बता रही थी, यहाँ पे वही बाढ़ के मैदान बताए गए हैं कहाँ कहाँ भारत में बाढ़ ज्यादा आती है। तो ज्यादा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र देखिए गंगा, गंगा के आसपास गंगा की ट्रिब्यूटरी, सहायक नदियों वाला क्षेत्र, और स्पेशली ये बिहार और पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र, यहाँ सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। तो इसीलिए सर्वाधिक बाढ़ वाले क्षेत्र में इसको इंक्लूड किया जाएगा। थोड़ी बहुत महानदी बेसिन में भी कभी कभी आती है, बट सबसे ज्यादा आती है गंगा बेसिन वाले रीजन में, तो यहाँ बाढ़ सबसे ज्यादा आती है। गुजरात में भी अगर थोड़ा बहुत बाढ़ की संभावना रहती है तो उत्तर पश्चिमी या दक्षिण पश्चिमी इसमें गुजरात में नहीं रहती है, ये मेनली रहती है मिडिल गुजरात में। मध्य गुजरात वाला जो भाग है साबरमती माही वाला, वहां पर थोड़ी बहुत बाढ़ की समस्या रहती है। तो ये बाढ़ संभावित क्षेत्र है। अगर ये वैसे तो आपके आरएस के सिलेबस में बाढ़ संभावित क्षेत्र वगैरह है नहीं, बट फिर भी आपको अपनी नॉलेज के लिए थोड़ा बहुत देखना हो तो एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी क्लास 11th की सीबीएसई बोर्ड वाली, उसमें लास्ट के कुछ चैप्टर्स हैं, उसमें बाढ़, सूखा ग्रसित क्षेत्र ये सब दे रखा है, वो अगर आपको देखने हो तो। वैसे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि स्पेसिफिकली आरएस के सिलेबस में अलग से इनके बारे में नहीं लिखा है। आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत का कितना क्षेत्र गंभीर सूखे की पुनरावृत्ति की दशा से प्रभावित रहता है? कहाँ पर बार बार फ्लड्स ड्रॉट जो है उसकी कंडीशंस बनती है? आपको पता है इंडिया में सबसे ज्यादा सूखा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी भारत वाला क्षेत्र। खास तौर पर जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, डेजर्ट रीजन, वो सबसे ज्यादा सूखा प्रभावित है। तो परसेंटेज अगर हम देखें प्रतिशत, तो भारत का बहुत कम प्रतिशत ऐसा है जो गंभीर सूखा प्रभावित है। गंभीर सूखा प्रभावित इन सब में जो सबसे छोटा आंकड़ा है वो है 16%। तो इसलिए यही आंसर होगा। अराउंड 16% जो इंडिया का पार्ट है वही एक्सट्रीम ड्रॉट से या सीवियर ड्रॉट से इन्फ्लुएंस्ड रीजन है। अब ड्रॉट वाले रीजन या सूखे वाले जो प्रदेश हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये भारत में पाए जाने वाले सूखा प्रदेश हैं या सूखा क्षेत्र हैं। इसमें सबसे ज्यादा राजस्थान और गुजरात में राजस्थान और गुजरात में सबसे ज्यादा सूखे की प्रॉब्लम होती है। तो एक्सट्रीम
या सबसे ज्यादा सीवियर ड्रॉट कंडीशंस या सूखे की सबसे ज्यादा स्थिति बनती है केवल इस एरिया में, जो भारत के पूरे टोटल क्षेत्रफल को अगर देखें उसकी तुलना में काफी कम क्षेत्र है। इसीलिए 16% जो चारों ऑप्शन में से सबसे कम था वही ऑप्शन आपको टिक करना है। तो ये सूखा प्रभावित क्षेत्र है भारत में। ये भी आपके एग्जाम में डायरेक्टली आरएस के सिलेबस में नहीं है, इसलिए इतना डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है इसको। उसके बाद अगर देखें, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, आपको मैच करना है वनस्पति को मुख्य वृक्षों से। तो इसमें अगर देखें, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति, मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। इसमें से आपको सारे वनों के बारे में, सारे वृक्षों के बारे में मैंने बताया थोड़ा थोड़ा, फिर भी कंफ्यूजन है तो सबसे पहले जो है मैंग्रोव का आप मैच कर सकते हैं। बाकी किसी के बारे में अगर किसी को नॉलेज नहीं भी है तो ये तो सबको पता है कि सुंदरी नाम की मैंग्रोव वनस्पति प्रजाति पाई जाती है। तो मैंग्रोव को जब आप मैच करते हैं उसके बाद बाकी आसानी से मैच हो जाते हैं। इनमें से सदाबहार वनस्पति जो है वो रोजवुड है, उष्णकटिबंधीय कटीले वन जो है वो बबूल है, और ये जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती मतलब ट्रॉपिकल डेसिडस वो है ये सागवान। तो इस तरह से आप सिंपली मैच कर सकते हो। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स अगर देखें तो यहाँ बबूल की जगह उसका प्रॉपर नाम लिखा गया है। ऐसा कोई कंफ्यूजन हो जहां आपको नहीं समझ में आ रहा हो इंग्लिश की तरफ क्या लिखा हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हिंदी से रीड आउट करके आराम से आंसर दे सकते हैं। तो इसमें अगर देखें तो इसमें आंसर होगा, कौन सा मैच होगा, 2 4 ओके 3 1। तो ये इसका आंसर है 2 4 3 1। तो इस तरह से बहुत सिंपल क्वेश्चंस आरएस में, मतलब आरपीएससी जो है वो दूसरे एग्जाम्स में पूछ रही है, तो आरएस में भी लगभग इसी तरह के कुछ जो हैं पेपर्स बन सकते हैं, इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, स्पेशली इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड। राजस्थान वाला तो सर ने आपसे डिस्कस किया ही था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें, 2001 से 2011 के बीच भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर, डिकेडल जो ग्रोथ रेट है वो इंडिया की कितनी रही। ये डिकेडल ग्रोथ रेट और बाकी जो आंकड़े हैं पॉपुलेशन के, जनसंख्या के, ये हमने पहले डिस्कस किए हैं जब हमने पेपर किया था, मतलब जब हमने कोर्स किया था तब। तो इसमें 17.7 जो है फाइनल जो डेटा आया सेंसस का, उसमें 17.7% डिकेडल ग्रोथ रेट है। इसके डेटा को, आंकड़ों को हम देख लेते हैं। अब देखिए भारत की जो कुल दशकीय वृद्धि है वो 17.7% है। भारत का घनत्व जो है प्रति व्यक्ति पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर जो है कितने परसेंट रहते हैं, घनत्व की अगर बात करें तो 382 है। लिटरेसी की अगर बात करें तो 72.99, जिसको हम रफली 73% मान सकते हैं लिटरेसी। मेल लिटरेसी या फिर पुरुष साक्षरता जो है, लिटरेसी का मतलब साक्षरता, पुरुष साक्षरता की दर जो है वो 80% के आसपास है। फीमेल लिटरेसी जो है वो 64.64 के आसपास है। सेक्स रेशो इतना है, चाइल्ड सेक्स रेशो इतना है, रूरल और अर्बन पॉपुलेशन इतनी है। ये हमने ऑलरेडी किया था। ये लेटेस्ट जो सेंसस के फाइनल डेटा है, सेंसस के बहुत सारे अलग अलग तरह के डेटा आपको नेट पे मिल सकते हैं, बट आपको ये फाइनल डेटा ही फॉलो करना है क्योंकि कई बार सेंसस के डेटा जो है वो रिवाइज हुए हैं। तो ये बेसिक जो है इसमें आंसर इसमें हमें मिल जाता है 17.7%। इसके बाद बाकी राज्यों के भी ये डेटा है, तो इनको अभी तो जरूरत नहीं है। तो भारत की दशकीय वृद्धि दर जो है वो 17.7% है। भारत में वर्ष 2016-17 में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाले 3 राज्य कौन से हैं? तो गन्ना उत्पादन हो, चावल हो, गेहूं हो, इनमें जो काफी वर्षों से जो राज्य प्रथम स्थान पे रहे हैं उनमें कोई खास चेंजेस नहीं होते हैं। वही राज्य जो है अभी भी उत्पादन करते जा रहे हैं, हाईएस्ट प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये आपके कृषि वाले जो नोट्स है उसमें भी दिया गया है, ये आपको क्लियर होगा। गन्ना उत्पादन में यूपी सबसे आगे है, फिर महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक। तो इसका आंसर ये होगा। ये आपके एग्रीकल्चर वाले नोट्स में ऑलरेडी है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसिंग जो स्टेट्स हैं, यूपी सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर कर्नाटक है। इसमें ये हर साल थोड़ा बहुत परसेंटेज चेंज होता रहता है कि यूपी का उत्पादन में कितना प्रतिशत है, कर्नाटक का कितना है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके द्वारा दिया गया डेटा है। 36%, 24%, 11%। तो लगभग ये डेटा जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, बट टॉप स्टेट जो है वो जनरली ये रहते हैं। कोई सीवियर चेंज आ जाए तब तक वो अलग बात है,
बट अभी जो है कोई खास चेंजेस नहीं आए हैं पिछले कई सालों में, तो लगभग यही राज्य जो हैं ये आगे चल रहे हैं। यूपी का जो प्रोडक्शन है उत्पादन गन्ने का, वो 36 से 40% के आसपास रहता है लगभग कुल उत्पादन का। महाराष्ट्र जो है उसका उत्पादन 20 से 25% के आसपास रहता है, और कर्नाटक का 11% के आसपास उत्पादन में योगदान रहता है भारत के कुल गन्ना उत्पादन में। तो ये हो गई गन्ने की बात। तो देखिए गन्ना उत्पादन में यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, ये पॉपुलेशन के डेटा है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची एक को सूची मिलवाना है, इसको मैच करना है। तो अभी जैसे आपके राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे की क्लासेस चल ही रही हैं, और प्लस राजस्थान ज्योग्राफी वाला कोर्स भी आपका चल रहा है, तो उसमें आपने किया होगा कि सौर ऊर्जा से संबंधित जो है राजस्थान में कौन से पार्क हैं। उसमें अगर आप ये भड़ला सौर पार्क भी राजस्थान से अगर मैच कर लेते हो तो आपके बाकी ऑप्शन जो है ऑटोमेटिकली मैच हो जाते हैं। बी नहीं, सॉरी, सी का ऑप्शन जो है वो सेकंड होना चाहिए, तो इसका मतलब ये वाला आंसर है। बाकी सारे राज्यों की अगर आपको नहीं भी पता है तो राजस्थान की बेसिक नॉलेज होगी तो भी आप कर पाओगे। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है कि प्री के एग्जाम में आपको सारे ऑप्शंस की डिटेल में जानकारी हो, बट कुछ बेसिक नॉलेज के आधार पर आप थोड़ा सा आंसर के क्लोज पहुंच सकते हैं, और ये तो बहुत ही ईजी था।